हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग एक और नया टॉपिक लेके आए हैं इकोनॉमिक्स में, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज हम लोग रिव्यू करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लोग बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भुगतान शेष। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि दो कंट्री के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसका अगर रिकॉर्ड रखना हो तो हम लोग किस में रखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो सबसे पहले समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये इंडिया है और ये मान लीजिए एक और अदर कंट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मनी इंडिया से अदर कंट्री में जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे आउटफ्लो। आउटफ्लो। अगर अदर कंट्री से इंडिया में मनी आ रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे इनफ्लो। ठीक है, तो ये टर्म याद रखिएगा, इनफ्लो और आउटफ्लो। मतलब ये जो सारा ट्रांजेक्शन है इनफ्लो और आउटफ्लो का, वो सारा रिकॉर्ड होगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और ये क्या हो गया, 1 फाइनेंशियल ईयर से में होगा, यानी कि जो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, 1 फाइनेंशियल ईयर से होगा। और इसमें अदर कंट्री या जितना भी कंट्री है, रेस्ट वर्ल्ड वगैरह जो भी है, तो सारा इसमें रिकॉर्ड होगा। और ये भी इसमें जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं वो इकोनॉमी और मॉनेटरी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, उसमें हम लोग ध्यान करते हैं। और ये सारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो ग्लोबलाइज्ड होता है। ठीक है, मतलब ओपन होता है, ओपन ट्रेड होता है, जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन देखते हैं दो कंट्री या उससे ज़्यादा कंट्री के बीच में। अब देखिए ट्रांजैक्शन जो है मेरा दो कंट्री के बीच क्या क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें विजिबल गुड्स हो सकता है, इनविजिबल गुड्स हो सकता है, या यूनिलैटरल गुड्स हो सकता है, फॉरेन बोरोइंग भी हो सकता है कि बोरोइंग ले भी सकते हैं इंडिया किसी देश से, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना हो किसी देश में, वो भी हो सकता है। तो ये आपका सारा 5 टाइप का ट्रांजैक्शन है जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इससे ज़्यादा इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। और ये जो है आपका जो भी ट्रांजैक्शन होता है, तो बैलेंस शीट में आपको पता है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होता है उसका एक अकाउंट बनता है, जैसा कि आपको अकाउंट में पढ़ना है ईपीएफओ वाले एग्जाम में। तो बैलेंस एंड विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स और यूनिलैटरल गुड्स, तो वो आपका यहाँ पे देखिए 2 अकाउंट दिख रहा होगा आपको, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो ये जो आपका गुड्स है जो दिखता हो, जिसको हम लोग कहते हैं टेंजिबल, तो उसको कहते हैं विजिबल गुड्स। और जो ना दिखता हो, जैसे मान लीजिए कोई सर्विस वगैरह आप किसी कंट्री से ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया इनविजिबल। और यूनिलैटरल जो इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइप के सर्विस को हम लोग कहते हैं यूनिलैटरल। ठीक है, तो ये सारा 3 जो आपका दिख रहा है, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल, ये सारा आपका आता है किसमें, करेंट अकाउंट में। ठीक है, करंट अकाउंट में आता है, जिसको हम लोग करंट अकाउंट के अलावा अगर कुछ और वर्ड यूज करें तो नॉमिनल अकाउंट भी हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए फॉरेन बोरोइंग है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये आपका कौन से अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कहने का मतलब इसलिए क्योंकि ये जो बोरोइंग है या इन्वेस्टमेंट है एज ए एसेट या लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी का इफेक्ट देता है, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल अकाउंट में काउंट करते हैं। तो ये सब आपका ट्रांजेक्शन्स था गुड्स का। तो इसमें 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, करेंट एंड कैपिटल। ठीक है, तो ये सारा आपको माइंड में सेट रखना है। ठीक है, और इससे समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब मान लीजिए एक करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट, और एक है आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए इंडिया में क्या हो रहा है। अब अगर हम लोग इंडिया का बात करें तो करंट अकाउंट हमेशा मेरा निगेटिव में होता है। निगेटिव में होता है, इसका मतलब क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव है। तो निगेटिव कब होगा, इसका मतलब निगेटिव कब होगा, जब इनफ्लो मेरा कम होगा। जब इनफ्लो कम होगा तो निगेटिव होगा। तो निगेटिव क्यों, इनफ्लो कब कम होगा, जब हम एक्सपोर्ट कम करेंगे। एक्सपोर्ट कम करेंगे तो पैसा कम आएगा, तो कम आएगा तो आपका इनफ्लो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब अपने देश का पैसा किसी और देश में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट अकाउंट निगेटिव। जब करंट अकाउंट निगेटिव है तो इसी को हम लोग कंडीशन को कहते हैं हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है इंडिया में, पॉजिटिव, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, या तो किसी से उधार लेते हैं और या नहीं तो फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट तो करने के लिए नहीं है, बट बोरोइंग ज़्यादा होता है। जब भी देखिएगा बजट वगैरह तो बोरोइंग का भी कुछ उसमें बजट एस्टिमेट किया रहता है कि इतना रुपया हमको यहाँ से उधार लिया गया है, इनको भी देना है अदर कंट्री से। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि बोरोइंग हो रहा है, तो इसका मतलब अमाउंट मनी जो है हमारे कंट्री में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इनफ्लो है, इनफ्लो ज़्यादा है।
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इनफ्लो ज़्यादा होने से आपका कैपिटल अकाउंट मेरा पॉजिटिव हो गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हम कैपिटल अकाउंट में वो सारा ऐड करेंगे तो पॉजिटिव करेंगे। और यहाँ पे हमेशा क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितना भी इनफ्लो हो रहा है या जितना भी आउटफ्लो हो रहा है, दोनों का बैलेंस बराबर करके रखना पड़ता है। तो जिसमें भी अगर कमी होता है या घटता या बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करके इक्वल लाते हैं। अकाउंट का जो रूल है बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो हर जगह लागू होता है। अकाउंट का रूल कि आउटपुट इनपुट हमेशा इक्वल होना चाहिए, चाहे नहीं भी है तो उसको हम एडजस्ट करके इक्वल करेंगे। तो उसी के लिए क्या होता है, एक रिजर्व अकाउंट होता है, रिजर्व अकाउंट होता है इंडिया का, जिसमें हम लोग बात करते हैं, कहते हैं इसको गवर्नमेंट ऑफिशियल रिजर्व। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल रिजर्व। इसमें क्या होता है कि जो भी घटता बढ़ता है इस दोनों को, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से लेके, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें एडजस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल रिजर्व में, और हम इसको शो करते हैं जो भी मान लीजिए कुछ गड़बड़ी होने की वजह से या कुछ भूल चूक होने से। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अकाउंट में पढ़ेंगे ईरर एंड ओमिशन ट्रांजैक्शन, ईरर एंड ओमिशन ट्रांजैक्शन। तो इसके थ्रू क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट किया जाता है, कितना आया कितना गया, और जो भी कमी हुआ वो सारा इनके रिजर्व अकाउंट के थ्रू बैलेंस करके इक्वल कर दिया जाता है इनपुट आउटपुट को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को इस तरह कंसीडर करते हैं। अगर इंडिया में बात करें तो कैपिटल अकाउंट हमेशा निगेटिव में होता है और करंट अकाउंट हमेशा करंट अकाउंट हमेशा निगेटिव में होता है और कैपिटल अकाउंट हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिजर्व अकाउंट के बारे में, आपको बता दिया गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल रिजर्व होता है। और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड का। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड देखिए कुछ अलग वर्ड आपको दिख रहा होगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ही अभी तक देख रहे थे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड उस ट्रेड से रिलेटेड है जिसमें हम लोग विजिबल गुड्स का ट्रेड करते हैं। विजिबल गुड्स का जो भी ट्रेड करते हैं उसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड में काउंट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं व्यापार शेष हिंदी में। ठीक है, ओनली इसमें विजिबल गुड ही आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल गुड्स आता है। ठीक है, और इसमें हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को देखते हैं, क्या एक्सपोर्ट हुआ क्या इंपोर्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। ठीक है, अब देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट समझने के बाद अब आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं। यहाँ पे अच्छा, ये समझने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए। 3 टाइप का कंडीशन बन सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, अगर किसी को बैलेंस करना हो, मान लीजिए क्या होता है, अगर किसी के देश का एक्सपोर्ट अगर इक्वल टू है इंपोर्ट से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ट्रेड इकोनॉमी है। ठीक है, यहाँ पे सारा बैलेंस है जब एक्सपोर्ट इक्वल टू हो गया इंपोर्ट का। अगर मान लीजिए क्या होता है, एक्सपोर्ट आपका ग्रेटर देन हो जाता है इंपोर्ट से, तो इसका मतलब क्या हो गया, सरप्लस। एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर दिए, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिए तो सरप्लस हो गया, सरप्लस ट्रेड इकोनॉमी हो गया कि ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर हम लोग कहेंगे एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, पैसा ज़्यादा आ रहा है, इनफ्लो ज़्यादा है, इसलिए सरप्लस लिख दिए। अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट कम है तो यहाँ पे सरप्लस नहीं होगा, यहाँ पे डेफिसिट होगा, डेफिसिट ट्रेड। ठीक है, तो ये जो है डेफिसिट ट्रेड इकोनॉमी, ये आपका इंडिया में है। देखो, जिसको हम लोग कहते हैं व्यापार घाटा हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, जिसके वजह से हम लोग डेफिसिट ट्रेड इकोनॉमी हर बार करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं व्यापार घाटा, जो कि इंडिया में आपका चल रहा है। ये 3 तरह का केस बन सकता है कोई भी अगर कंट्री का बात करें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे फॉरेन बोरोइंग का। देखिए, फॉरेन बोरोइंग में क्या होता है कि विदेशी उधार दिया जाता है, कोई अदर कंट्री इंडिया को उधार देगी तो इसको हम लोग कहेंगे फॉरेन बोरोइंग। तो फॉरेन बोरोइंग में क्या होगा, पैसा आएगा, जिससे हम लोग कहेंगे कि इनफ्लो आया। अगर फॉरेन बोरोइंग को देखें तो ये कौन से अकाउंट में आता है, आपका कैपिटल अकाउंट में आता है, जो कि पीछे डिस्कस किए जस्ट फ्यू सेकेंड्स पहले। अब ये जो है या तो कोई कंपनी देगी, या तो कोई अदर कंट्री देगा डायरेक्ट, या कोई भी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए बोरोइंग आया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे विदेशी उधार। और इसमें देखिए क्या है, 2 टाइप के आते हैं, ECB और EAB। ECB क्या है,
इसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी को। पहले ईसीबी को समझ लेते हैं, ईसीबी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग क्या है। इसमें देखिए कॉमर्शियल बोरोइंग है, इसका मतलब क्या है कि किसी बिजनेस के लिए अगर आप बोरोइंग आपको दिया जा रहा है, मतलब कोई उधार आपको किसी बिजनेस करने के लिए दिया जा रहा है या कॉमर्शियल पर्पस के लिए दिया जा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ईएबी, ईएबी का क्या है, एक्सटर्नल असिस्टेंट बोरोइंग, ठीक है। एक्सटर्नल असिस्टेंट बोरोइंग इसका मतलब क्या है कि इसमें देखिए क्या है कि एक्सटर्नल असिस्टेंट बोरोइंग में क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसमें इंडिया को मान लीजिए कोई बोरोइंग देता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है एक्सटर्नल असिस्टेंट बोरोइंग में, इसमें लो रेट पर लोन दिया जाता है। लो रेट कहने का मतलब जिसको हम लोग सॉफ्ट लोन भी कहते हैं, सॉफ्ट लोन। अब सॉफ्ट लोन जैसे कौन कौन देते हैं, सॉफ्ट लोन कौन कौन देता है, जैसे IMF देते हैं सॉफ्ट लोन, ठीक है। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये सब कौन है, सॉफ्ट लोन देने वाले हैं। और इसमें लो इंटरेस्ट रहता है, और ये कोई अदर कंट्री भी दे सकता है, और या तो फिर आपको WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं। बट ये कॉमर्शियल बोरिंग में ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा थोड़ा। ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये होते हैं, ये असिस्टेंट वाले में, ठीक ना, एक्सटर्नल असिस्टेंट बोरिंग में, इसमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे है FDI और FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दोनों हम समझा लेते हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI क्या होता है, सबसे पहले FDI समझिए। FDI हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम लोग विदेशी लोग निवेश करते हैं हमारे कंट्री में, और इसमें 10% से अगर ज़्यादा 10% से अगर ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। और इसमें क्या होता है, कुछ पावर दिया जाता है, कंट्रोलिंग पावर दिया जाता है इसमें। मान लीजिए किसी कंपनी में कर रहा है कोई इन्वेस्टमेंट, तो उसमें क्या होगा, कंट्रोलिंग पावर होगा। और फिर आपका डिसीजन भी मेकिंग में आप आइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कंट्रोलिंग पावर मिल गया आपको और डिसीजन मेकिंग हो गया। और FDI में क्या होता है, FDI आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप FDI करते हैं। तो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया, ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। और FPI में देखिए क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या होता है, विदेशियों द्वारा निवेश किया जाता है, पोर्टफोलियो निवेश होता है, जो कि आपका 10% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, 10% तक ही इन्वेस्टमेंट होगा। और इसमें क्या होता है, नॉट कंट्रोलिंग नहीं होता है आपका उस पर, बस आप इन्वेस्ट कर दिए, आप अपना बस रहिए, ठीक है। और इसको हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, डिसीजन के लिए लगाते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो हो गया आपका शॉर्ट टर्म, और FDI हो गया आपका लॉन्ग टर्म, ठीक है। और इसमें देखिए इसको हम लोग जो पोर्टफोलियो, इसको हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो को हॉट मनी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग क्योंकि हॉट मनी का कहने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म के लिए लगे और हमको डायरेक्ट इंटरेस्ट मिले, और 10% से ज़्यादा इसमें हम लोग कोई कंट्रोलिंग नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको हॉट मनी भी कहते हैं। और इससे पहले एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, ठीक है, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये क्या करती थी, यही सब काम इसका चलता था। बट अभी क्या है प्रेजेंट में, अगर बात करें FPI का और FII का, तो दोनों आपका क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अरविंद मायाराम कमेटी का। अब ये अरविंद मायाराम कमेटी जो है, ये क्या है, ये क्या करता है, ये बताता है FDI एंड FPI में क्या डिफरेंस है। ये अरविंद मायाराम कमेटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, जो कि आपका एक कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2013 में हुआ था। और इसमें बताया गया था कि डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FPI। तो FDI क्या होता है, आपका 10% से जहाँ तक आप कर सकते हैं यूज मैक्सिमम, ठीक है, ये हो गया आपका FDI। और FPI में क्या हो गया, 10% से आपको कम ही करना है, ठीक है। तो FPI में आपका ये डिफरेंस है,
जो अभी जस्ट हम क्लियर किए, ठीक है। और डिपेंड करता है मैक्सिमम लिमिट कितना, कौन से सेक्टर से आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कोर सेक्टर है कि क्या है, तो वो सब डिपेंड करता है आपका। तो उसमें मैक्सिमम लिमिट कितना होना चाहिए। तो अब मान लीजिए आप सेक्टर का बात किए हैं, तो सेक्टर भी देखिए आपका कई तरह का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेक्टर वगैरह अगर हम लोग बात करें तो सेक्टर बहुत तरह का होता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका एफडीआई में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए कोई बैंकिंग का सेक्टर हो या इंश्योरेंस का हो या एग्रीकल्चर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, ये सब का सारा सेक्टर है। तो इससे पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग डिफाइन था परसेंटेज कि कितना परसेंटेज किस सेक्टर को देना है, इंडिया में क्या इसका रेट है, मतलब कितने परसेंटेज फॉरेन लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी प्रेजेंट में क्या है कि गवर्नमेंट एफडीआई 100% को गारंटी कर दी गई है, ठीक है, जो कि आपका 2019 से सारा ये वर्क कर रहा है। तो गवर्नमेंट 100% एफडीआई कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का बात करते हैं तो इसमें 100% एफडीआई वगैरह का फॉरेन से अप्रूवल मिल चुका है। उससे पहले 2019 से पहले क्या था कि मैक्सिमम फॉरेन लोग 49% ही इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, ठीक है, 49%। बट अब क्या हो गया, इसको अप्रूव करके बढ़ा के 100 कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एफडीआई का जो अप्रूवल होता है दो तरीके से होता है, या तो एक होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, एफडीआई टाइप में आ जाइए। यहाँ पे एफडीआई का अप्रूवल दो टाइप से होता है, एक होता है आपका ऑटोमेटिक अप्रूवल या ऑटोमेटिक रूट आप कहिए, और दूसरा आपका होता है अप्रूवल रूट। ये हो गया ऑटोमेटिक, ये हो गया अप्रूवल रूट, ठीक है। अब देखिए ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक जो अप्रूवल होता है वो पहले से ही दिया रहता है फिक्स, जो कि आपका 49% था, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर इससे कम है आपका तो गवर्नमेंट कहती थी कि ठीक है आप इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो ऑटोमेटिक हो जाता था। जैसे अभी डिफेंस का बात कर लीजिए, 49% ही इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम करने का था पहले। बट अब क्या हो गया, ये अप्रूवल वाला जो सिस्टम आ गया तो उसमें मैनुअली गवर्नमेंट क्या करती है, अप्रूव करती है। मैनुअली कहने का मतलब क्या है कि जो पहले 49% है अब उसको अप्रूवल मिलता है बाय मैनुअली, ठीक है। अगर आपको उससे ज़्यादा करना है तो आपको मैनुअली आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिशन बोर्ड एक बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिशन बोर्ड बनाया गया था आपका। ये 1991 में बनाया गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिशन बोर्ड। और ये क्या करती थी, FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिशन बोर्ड, ये अप्रूवल देती थी। बट अब क्या हो रहा है, इसको हटा दिया गया है, इसको एबॉलिश कर दिया गया है और 2017 में इसको हटा दिया गया है, 2017 में। और अब क्या कर दिया गया है, या जिस सेक्टर का एफडीआई करना है आप उसी मिनिस्ट्री में जाके अप्रूवल लीजिए, अब ये कर दिया गया है। उससे पहले क्या था, 2017 में इसको हटा दिया गया। पहले ये अप्रूवल होता था मैनुअली, FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिशन बोर्ड। बट जिस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंसर्न मिनिस्ट्री से जाके आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये है सिस्टम आपका एफडीआई का, दो टाइप का होता है, ऑटोमेटिक और अप्रूवल। ऑटोमेटिक हो गया आपका 49% या उससे कम, और आपका FPI आपका अप्रूवल रूट हो गया 49% से ज़्यादा। अब फॉरेन रिजर्व देखिए बता रहे हैं, और इसमें देखिए दो तरह का कंडीशन होता है। एक होता है फेवरेबल कंडीशन ऑफ BOP, और एक होता है अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ BOP, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा, फेवरेबल क्या होगा, फेवरेबल में क्या होता है कि इनफ्लो अगर ज़्यादा हो और आउटफ्लो कम हो, तो इसका मतलब क्या है, फेवरेबल है, इनफ्लो ज़्यादा आउटफ्लो कम, तो फेवरेबल कंडीशन है। तो फेवरेबल कंडीशन मेरा क्या कब होगा, जब हमारे पास मनी ज़्यादा आएगा। जब मनी ज़्यादा आएगा इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए विदेशों के पास बहुत ज़्यादा मनी है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो क्या कर रही हैं, हमारे देश में मनी को भेज रहे हैं एज ए इम्पोर्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो मनी मेरे पास ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्पोर्ट आपका ज़्यादा हुआ और एक्सपोर्ट आपका कम हुआ। तो ये हो गया आपका फेवरेबल कंडीशन। तो अब देखिए इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है
तो आपका जो करेंसी का वैल्यू है वो मान लीजिए पहले अभी क्या है प्रेजेंट में, अगर $1 का बात करें 70 है, तो इन्फ्लो ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, $1 का वैल्यू अब घट के आ गया 65। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम हो गया कि रुपया जो है डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो रहा है। अब रुपया डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो रहा है तो हम लोग को क्या होगा, एक्सपोर्ट अगर हम करना चाहेंगे इंडिया से कहीं बाहर तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करें तो हमको उसके कंपैरिजन में कम मिलेगा पैसा। जब पैसा कम मिलेगा इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट मेरा कम हो गया। तो इसी को बैलेंस करने के लिए क्या करती है आरबीआई, जितना भी एक्स्ट्रा डॉलर वगैरह या कोई और करेंसी इंडिया में आके जो रहती है वो आरबीआई क्या करती है अपने अंदर उसको परचेज कर लेती है, और उसके जगह पे क्या होता है, $1 मान लीजिए 65 का है और मान लीजिए $100 है आपके पास, तो वो 6500 रुपीज़ दे के उतने डॉलर को वो अपने अंडर रिजर्व में ले लेती है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन रिजर्व। ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है, करेंसी को चेंज करती है, डॉलर को चेंज कर देती है रुपया में, ताकि अपने इंडिया कंट्री में जो है मनी का बैलेंस बना रहे। और इसी बैलेंस को बनाने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व करके वो बैलेंस करती है, ठीक है, करेंसी को। और ये जो सिस्टम है आपका डॉलर को स्टोर करने का, इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन रिजर्व, जो कि आरबीआई रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको समझ में आ गया कि इनफ्लो ज़्यादा होगा, आउटफ्लो कम होगा। अब अनफेवरेबल में क्या होगा, इनफ्लो आपका क्या हो गया, कम हो गया, आउटफ्लो आपका ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो करेंसी का वैल्यू है पहले 70 था, $1, अब क्या हो गया $1.75 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट आप ज़्यादा करिएगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा कीजिएगा तो आपको 75 मिलेगा। तो यहाँ पे रुपीज़ क्या हो गया, वीक पड़ गया। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है, जो अपने इंडियन करेंसी है उसको अपने अंदर रिजर्व करती है और फिर फॉरेन करेंसी को रिलीज करती है, ताकि ये बैलेंस बना रहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। अब इंपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो गया। अब यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 75 है इंडियन रुपीज़, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया, इंपोर्ट कम हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं इनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो फेवरेबल क्या हो गया, आपका इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए, इनफेवरेबल क्या हो गया, आपका आउटफ्लो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो तरह का कंडीशन था, वो आपको बता दिए। फिर हम लोग बात करते हैं अब फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व का अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग अभी जस्ट टॉक किए, आरबीआई जो फॉरेन रिजर्व स्टोर करती है, तो फॉरेन रिजर्व में क्या होगा कि टोटल 4 तरह का फॉरेन रिजर्व होता है। या तो फॉरेन करेंसी को आप रिजर्व कीजिए, दूसरा में देखिए आपका क्या हो सकता है, या तो गोल्ड को आप रिजर्व कीजिए, थर्ड में आपका होता है एसडीआर। एसडीआर होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। ये एक तरह का आपका करेंसी है जो कि आईएमएफ का करेंसी कहा जाता है। इसको हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग पेपर गोल्ड कहते हैं, या आर्टिफिशियल करेंसी भी आप इसको कहा जाता है एसडीआर को। और फोर्थ जो होता है आपका रिजर्व, और जो रिजर्व है रिजर्व इन आईएमएफ। आईएमएफ में जो आपका रिजर्व है वो आपका क्या है, फॉरेन रिजर्व। तो फॉरेन रिजर्व में आपका 4 टाइप का आता है। ठीक है, फॉरेन करेंसी, गोल्ड, एसडीआर, फॉरेन रिजर्व इन आईएमएफ। ठीक है, और इसमें देखिए इसको पेपर गोल्ड कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक एसडीआर बराबर होता है, ये जो 5 करेंसी है इसमें एसडीआर का जो वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू होता है आपका 5 टॉप करेंसी का। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। तो ये सब समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं बीओपी क्राइसिस का। बीओपी क्राइसिस कब होता है, या तो बीओपी क्राइसिस कब होगा, सबसे पहले हम उससे पहले जान लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बीओपी अगर पॉजिटिव है आपका तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए तो वो भी दिक्कत है, और ज़्यादा निगेटिव हो जाए तो वो भी दिक्कत है। तो जब बैलेंस बनाना अगर किसी चीज़ को है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बैलेंस किससे बनाते हैं, फॉरेन रिजर्व से। अगर ये पॉजिटिव ज़्यादा हो गया तो फॉरेन रिजर्व अपने अंदर ले लेते हैं फॉरेन करेंसी को, अगर निगेटिव हो गया तो अपनी करेंसी को रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये सब प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ पे बीओपी क्या होता है, दोनों को बैलेंस बनाने का काम करना अगर है तो बीओपी को हमको 0 करना होगा। ये ना पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना निगेटिव होना चाहिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका 0 होना चाहिए, जिसमें फॉरेन रिजर्व। अब इसमें देखिए बीओपी क्राइसिस का अगर हम लोग बात करें, अगर बीओपी आपका निगेटिव है तो फॉरेन रिजर्व से आप क्या करेंगे, करेंसी निकाल के उसमें डालेंगे
और आप वो निगेटिव क्राइसिस को ख़त्म करेंगे। मगर फिर भी अगर देखा जाए कि क्राइसिस आपका अगर ख़त्म नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, उस कंडीशन में किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF वगैरह हो गया, उससे आप लोन लीजिएगा। यहाँ इसमें वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देती है, ठीक है, तो IMF आपको लोन देगी। अब उसको क्या, IMF जो लोन दे रही है तो उसमें भी आपसे कंडीशन लेगी कि नहीं, आप इसमें प्रॉमिस कीजिए कि आप इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ जो भी सोशल ये सब सारा वर्क कीजिएगा। तो IMF इसमें लोन देती है और उसके बाद क्या हो गया, BOP क्राइसिस को ख़त्म करके पॉजिटिव में लाया जाता है। मतलब कहने का मतलब BOP क्राइसिस को बहुत हद तक RBI ही सॉल्व करती है। अगर उसमें भी सॉल्व नहीं हो पाता है तो अदर ऑर्गेनाइजेशन से बोरोइंग करके वो BOP क्राइसिस को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका फॉरेक्स एक्सचेंज रेट। फॉरेक्स एक्सचेंज रेट इसका मतलब क्या है, उससे पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट से, या डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट ही समझिए, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट में देखिए क्या है, विदेशी विनिमय दर, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विदेशी विनिमय दर, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर अभी रेट है, अगर फॉरेक्स एक्सचेंज रेट क्या है आपका, $1 कितना का है, 70 का है। तो अगर फिक्स, इसमें देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट में 3 टाइप के रेट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इसमें देखिए फिक्स्ड पहले पढ़ते हैं। फिक्स्ड फॉरेक्स रेट में देखिए क्या है, ये आपका कंट्री के द्वारा डिसाइड किया जाता है और जो कि आपका सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। और वो सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया में, RBI आपका डिसाइड करता है फॉरेक्स, फिक्स्ड फॉरेक्स रेट, ठीक है। अब यहाँ पे RBI के द्वारा जो डिसाइड किया गया तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये बात कर लें कि अगर ये 1992 से 1992 तक जो था बात, वो आपका एक क्राइसिस आया था, ठीक है, 1992 में। उसके बाद क्या हुआ, RBI क्या करती है, जो एक्सचेंज रेट है वो डायरेक्ट RBI फिक्स करती है फिक्स्ड फॉरेक्स रेट में, और इसमें नॉट चेंज ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है, इसमें RBI ही चेंज करेगी, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स्ड फॉरेक्स रेट। जो भी आप फॉरेन से एक्सचेंज कर रहे हैं वो एक फिक्स रेट पे एक्सचेंज होगा जो कि RBI के द्वारा ही करेगा। इसी बीच में क्या होता है कि जो फिक्स रेट होता है उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई एक्सचेंज करने वाला कोई और व्यक्ति खोल के रखा है अपना बिजनेस, तो उसमें भी आप उसमें क्या करता है, RBI में नहीं जाके वो कम बेसी में ज़्यादा करके, कम ज़्यादा में वो कुछ अर्न कर लेता है। तो इसी में यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि करेंसी को जो है ना कन्वर्ट करना है। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट का। तो फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट में क्या है, ये डिसाइडेड कैसे होता है, फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट ये डिसाइड आपका कैसे होता है कि आपका जो करेंसी है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसका डिमांड एंड सप्लाई कैसा है, ठीक है। अगर डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है इसका, अगर डिमांड ज़्यादा है तो करेंसी रेट ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये सब जो है सबसे, इससे पहले क्या होता था, फिक्स फॉरेक्स रेट आपका 1992 तक था। अब क्या हो गया, फ्लोटिंग हो गया, अब डिमांड पे बात होता है। अब 1992 के बाद का बात है, ये फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट पे बात होता है क्योंकि इसमें डिमांड देखा जाता है कि कौन सी करेंसी का कितना डिमांड है। और तीसरा देखिए आपका क्या है, मैनेज्ड फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट। इसमें क्या होता है, डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, बट यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है, RBI करता है, ठीक है। इसमें क्या था, फ्लोटिंग वाले में RBI कंट्रोल नहीं करता है, ये चेंज अगर करना है तो बाहर किसी अदर से भी चेंज होता है, बट उसमें क्या होता है, जहां आपको 70 का रहता है, 70 रुपये का डॉलर, वहां आपको 71, 72 में मिलेगा ताकि उसमें कुछ उसका कमाई भी हो सके। तो फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट में, वो 1992 के बाद का है, उससे पहले RBI कंट्रोल करती थी। बट ये मैनेज्ड फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट में जो है, मैनेज्ड वाले में, इसमें डिमांड एंड सप्लाई का जो करेंसी का जो डिमांड एंड सप्लाई है उस पर सारा बात होता है और RBI कंट्रोल करती है। और इसमें मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट में आप देख रहे होंगे कि इसमें फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों का इफेक्ट है इसमें, ठीक है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग दोनों का इफेक्ट है। और अभी के टाइम में यही वाला यूज़ होता है, चेंजिंग फॉरेक्स एक्सचेंज रेट जो यूज़ होता है, हम लोग मैनेज फ्लोटिंग रेट दोनों यूज़ करते हैं, मतलब ये वाला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो आपका फॉरेक्स फिक्स्ड फॉरेक्स रेट है जो RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है, फिक्स्ड फॉरेक्स रेट। अब इसमें देखिए अगर रुपया का वैल्यू कम होता है,
फिक्स्ड वाले में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, फिक्स्ड वाले में अगर रुपया का वैल्यू कम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिवैल्यूएशन। अगर रुपया का वैल्यू ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड फॉरेक्स रेट में। और फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट में देखिए क्या होता है, और ये जो देखिए फिक्स्ड फॉरेक्स रेट क्या होता है, ये जानबूझ के किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पे डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। ठीक है, आपका रुपया का वैल्यू कम हुआ डिवैल्यूएशन, रुपया का वैल्यू ज़्यादा हुआ रिवैल्यूएशन। अब हम लोग बात करेंगे फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट का। तो फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट में अगर मान लीजिए रुपया का वैल्यू कम हुआ तो हम लोग इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे रुपया का वैल्यू अगर ज़्यादा हुआ तो इसको हम लोग कहेंगे एप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये जानबूझ के नहीं किया जाता है, ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, ये अपने आप होता है। तो ये आपका फ्लोटिंग वाला था, ठीक है, और ये आपका फिक्स्ड वाला था। तो दोनों का टर्म समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होता है कि फॉर 5 ईयर के लिए था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 साल के लिए था, बट इसका पहले जो आपका 5 ईयर जो विदेशी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है आपका, ये रिसेंटली यूज़ हो रहा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बट इससे पहले क्या होता था, इस पॉलिसी का नाम ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं था, इसको हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कहते थे। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। तो अब हम लोग इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहते हैं, और ये 5 साल के लिए जब भी पॉलिसी आता है ये 5 साल के लिए आता है। ठीक है, अभी ये प्रेजेंट में 2015 से 2020 तक था, और उसके बाद जब 2020 से फिर 25 तक होगा, 2021 से 25 तक हो जाएगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बट इससे पहले क्या था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी था, और ये रिसेंटली अभी यूज़ हो रहा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपका वर्ड है, जो कीवर्ड्स सब है जो आपको एग्ज़ाम में स्ट्राइक करेगा, तो आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। और हम थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें कि अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको किस किस सेक्टर पे ध्यान देना होगा, ज़रा वो देख लीजिए। आपको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना होगा, ठीक है, ताकि आपके पास मनी ज़्यादा आए। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करें तो आपको टैक्स वगैरह कम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप बीओपी को सुधार सकते हैं। और इसमें क्या होगा, इंपोर्ट आपको कम करना होगा। तीसरा क्या हो गया, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जो होता है, जो फिक्स्ड फॉरेक्स रेट में होता है, वो आपका डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करना होगा। मतलब डिवैल्यूएशन क्या हो गया, रुपया का वैल्यू घटाना होगा ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करना होगा, जो आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, आरबीआई करती है, तो डिवैल्यूएशन होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे ही डिवैल्यूएशन होगा तो रुपया का वैल्यू घटेगा, आपका एक्सपोर्ट आप ज़्यादा करने लगिएगा, इंपोर्ट आप कम कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है जो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था कॉन्सेप्ट समझने का, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है, तो देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और आपको सारा लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, पूरा फुल वॉच कीजिए, और अपना इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर दें ताकि हम कुछ समझ पाए कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।